आदित्य अपने घर पर आया ही था कि तभी आदित्य की माँ सावित्री आदित्य से बोली, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, क्या हुआ माँ? घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मैं भोजन बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। चूल्हे के जलने के लिए लकड़ियां नहीं है। अरे चिंता मत ही करो माँ, मैं अभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, ठीक है ना? चलो। इतना बोलकर आदित्य कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। आदित्य पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी जानवर का दर्द भरा स्वर टकराया। बाप रे, ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई घायल जानवर हो। इतना बोलकर आदित्य आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी आदित्य की नजर झाड़ियों में फंसे हुए एक शेर पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये तो एक शेर है लगता है। हाँ, समझ गया। इसका पैर कटीली झाड़ियों में फंस गया है क्या? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद करूं और ये उल्टा मुझे ही खा जाए। है तो आखिरकार शेर ही। इतना बोलकर आदित्य फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी शेर फिर से कहराने लगा। आदित्य को न जाने क्यों उस शेर पर दया आ गई। आदित्य धीरे धीरे कदमों से उस शेर के पास चला गया और डरते हुए शेर की ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूं कि तुम शेर हो। देखो, मैं इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस कटीली झाड़ी से आजाद हो जाओ तो तुम मुझ पर ही हमला कर बैठो, ठीक है ना? ध्यान से। इतना बोलकर आदित्य ने उस शेर के आसपास से कंटीली झाड़ियां को हटा दिया और पैर से उसका कांटा निकाल दिया। कांटा निकालते ही शेर अचानक इंसानी आवाज में आदित्य से बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से डर गया। तुम तो शेर हो, फिर इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? हाँ, डरो मत, ये बहुत पुरानी बात है। जब एक साधु के ऊपर जब एक जंगली भेड़िए ने आक्रमण कर दिया था, तो उस समय मैं उस भेड़िए को मारकर साधु महाराज के प्राण बचाए थे। मैंने साधु महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे ये शक्ति प्रदान की थी कि मैं इंसानी आवाज में किसी से भी बात कर सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद इस जंगल में अगर तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम बेझिझक अपने मित्र शेर सिंह को आवाज लगा देना। हम दौड़े चले आएंगे, ठीक है? इतना बोलकर शेर दौड़ता हुआ वहां से चला गया। आदित्य लकड़ियां लेकर अपने घर चला आया। आदित्य की माँ सावित्री आदित्य से बोली, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? पहले तो बहुत जल्दी आ जाता था। अरे कुछ नहीं माँ, कुछ देर वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गया था, इसी वजह से देर हो गई। आदित्य की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद आदित्य गांव के तालाब के किनारे चला गया, जहां पर गांव की सबसे सुंदर लड़की खुशी उसका इंतजार कर रही थी। खुशी आदित्य की ओर देखकर बोली, आदित्य, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ ने जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेज दिया था। और हाँ, जानती हो जंगल में क्या देखा मैंने? क्या देखा तुमने? आदित्य जंगल की सारी घटना खुशी को बताने लगा। पूरी घटना को सुनकर खुशी चौंकते हुए आदित्य से बोली, जो देखा वह वाकई अद्भुत है, लेकिन तुम इस बात की चर्चा गांव में किसी और से मत करना। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेज रहे हो तुम? अरे खुशी, तुम तो जानती हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता गांव में सबसे धनवान व्यक्ति है। मुझे डर है कि कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे। सबसे पहले अपनी माँ को मेरे घर पर तो भेजो, उसके बाद मैं अपने पिता से बात कर लूंगी। मैं उनको बोल दूंगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे ही विवाह करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुखिया जी अब अपने बेटे रतन का विवाह महमूद से करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले मुखिया मेरे पिता से बात करें। तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास भेज दो। माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं खुशी से प्रेम करता हूँ। कल तुम खुशी के पिता से मेरे रिश्ते के बारे में बात करो। बेटा, तू अच्छी तरह से जानता है कि खुशी के पिता बहुत धनवान हैं। वो किसी भी कीमत पर वो खुशी का विवाह तुमसे नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए एक बार खुशी के पिता से जरूर बात करूंगी। अरे खुशी, तुम तो जानती हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए एक बार खुशी के पिता से जरूर बात करूंगी। तुम
अगले दिन सावित्री खुशी के घर में पहुंच गई। सावित्री को अपने घर पर देखकर खुशी के पिता बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावित्र, ये तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? क्या बात है, क्या हो गया? खुशी और मेरा बेटा आदित्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि खुशी और आदित्य का विवाह हो जाए। हाँ, देखो सावित्री, मुझे अपने बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे आदित्य से करने में कोई समस्या नहीं है, परंतु तुम्हारा बेटा करता क्या है? ना उसके पास धन है, ना खेती। सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बोलो। खुशी के पिताजी का बात सुनकर सावित्री चुप हो गई, क्योंकि खुशी के पिता जो भी कहा था सच कहा था। देखो सावित्री, कुछ देर पहले गांव के मुखिया जी भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे। मुखिया जी के बेटे के पास ढेर सारी जमीन है। अब मेरी बेटी जहां सुखी रहेगी, मैं उसका विवाह वहीं करूंगा ना। तभी खुशी वहां पहुंच गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आदित्य के साथ विवाह करके सुखी रहूंगी। बकवास बंद करो खुशी। अरे, तुम किसके साथ सुखी रहोगी, किसके साथ नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता। वो दुनिया मैंने देखी है कि तुमने बोलो, तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी नहीं समझोगी। जाओ, अपने कमरे में जाओ। खुशी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सावित्री मुंह लटकाकर अपने घर चली गई। अपनी माँ का लटका हुआ मुंह देखकर आदित्य सब कुछ समझ गया। ना लगता है खुशी के पिता रिश्ते से इनकार कर दिया है ना माँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था और मुझे उनका जवाब भी पहले से ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए वहां चली गई थी। वैसे खुशी के पिता ने कुछ गलत नहीं कहा। हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री विवाह खानदान में हो, और ना तो मेरे पास खेती है बेटा, और ना धन है। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य उदास हो गया। अगले दिन आदित्य उदास होकर जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी आदित्य की कानों में शेर का घुरघुराहट भरा स्वर सुनाई दिया। आदित्य ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे वही शेर खड़ा था जिसकी आदित्य ने मदद की थी, और शेर आदित्य की ओर देखकर गौर से बोला, क्या हुआ मेरे मित्र, तुम इस तालाब के किनारे उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा मित्र, क्या कहूँ। अरे मुझे बताकर तो देखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आदित्य सारी घटना बताने लगा। आदित्य के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद शेर गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद शेर आदित्य से बोला, ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल का वो ठिकाना जानता हूँ। जा, पर किसी पुराने राजा का खजाना गड़ा हुआ है, परंतु अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा तो मुझे अपनी शक्ति से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों कि शक्ति देने से पहले साधु महाराज ने मुझसे कहा था, तुम इंसानों के मामले में दखल नहीं दोगे, तुम जंगल के रहस्य किसी इंसान को नहीं बताओगे। वो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद करने के वजह से तुम्हारी शक्ति छीन जाए, लेकिन तुम्हारी शक्ति छीन जाएगी तो हम कभी बात नहीं कर पाएंगे मित्र। नहीं, मेरे मित्र नहीं। जब मैं झाड़ियों में फंसा हुआ था तब तुमने अपनी जान की परवाह किए, बेगार हैंड मेरी सहायता की थी। मैं भी अपनी शक्ति की परवाह किए बेगार तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मेरे साथ चलो। क्या कह रहे हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बोलने की शक्ति चली जाएगी। ऐसा मत करो मित्र। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी मित्रता बरकरार रहेगी, याद रखना। इतना बोलकर शेर सिंह आदित्य को जंगल के अंदर ले गया और एक खंडहर के सामने इशारा करते हुए आदित्य से बोला, सुनो, इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा, और याद रखना, जैसे ही खजाना तुम्हें मिलेगा उसके बाद मैं तुमसे इंसानी आवाज में तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। खजाना पाने के बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका मिल जाएगी। मेरे मित्र, धनवान बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, है ना? और हां, तुम्हें ये खजाना कैसे मिला, बात का रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहे। कुछ भी हो जाए, किसी को कभी भी कुछ मत बताना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो शेर सिंह? मैं तुम्हारा मित्र हरमेश रहूंगा और मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा कि ये खजाना कहां से कैसे मिला। हमारी मित्रता हमेशा कायम रहेगी मित्र, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर आदित्य उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में आदित्य को जमीन के नीचे एक बहुत पुराना बक्सा मिला। आदित्य ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसमें सोने चांदी की ढेर लगा हुआ था। खुशी से झूमता हुआ शेर से बोला,
तुमने बिल्कुल सही कहा था मेरे मित्र। शेर सिंह है, ये बक्सा तो सोने चांदी से भरा हुआ है। अरे पर मुझे माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। मैं समझ गया। शेर सिंह की तुम्हारे बोलने की शक्ति अब जा चुकी है, पर याद रखना, हमारी मित्रता कभी नहीं जाएगी। हमारी मित्रता ऐसे ही बनी रहेगी। आदित्य स्वर्ण मुद्राओं से भरे बक्से को लेकर अपने घर चला आया। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर उसकी माँ चौंकते हुए बोली, इतनी ढेर सारी मुद्राएं तुझे कहाँ से मिली? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं माँ, बस समझ लो कि किस्मत ने मेरी साथ दे दिया। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। और तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा कभी गलत काम भी कर सकता, तो बस समझो कि भगवान ने दे दिया है। आदित्य की बात सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों में आदित्य अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। आदित्य के पास अब आलीशान हवेली थी, बहुत सारी खेती थी और खेत में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर और किसान थे। मगर आदित्य अपने मित्र शेर सिंह से मिलने रोज जंगल जाया करता था और शेर सिंह से घंटों बातें किया करता। शेर सिंह इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता था, परंतु आदित्य की हर बात सुनकर अपना सर इधर उधर घुमाकर जवाब देने का हरमेश प्रयास करता। कुछ दिन बाद आदित्य अपनी माँ को खुशी के घर दोबारा भेजा। सावित्री को देखकर खुशी के पिता उठकर खड़ा हो गया। अरे वाह वाह वाह, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। सावित्री बहन, जो आप मेरे घर पर पधारी हैं, मैं आपके पास ही आने वाला था और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने बेटी का विवाह मुखिया के बेटे रतन सिंह से नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पुत्र आदित्य से करूंगा। ये सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में आदित्य और खुशी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। खुशी आदित्य की पत्नी बनकर उसकी घर पर आ पहुंची।